तीनों का ही स्वागत है एंड कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक नई लीग में आप तीनों उतरने वाले हैं। शुरुआत आज नायका के बिजनेस के साथ करेंगे क्योंकि ये वो इशू है जो खुल चुका है और यहां पर तेजी से लोग आवेदन भी दे रहे हैं। फटाफट देख लेते हैं कि नायका किस तरह की कंपनी है और इसकी क्या खास बातें हैं। याद रखिएगा, ये पहला वो आईपीओ है जो स्टार्टअप जगत से है और ऑफ कोर्स ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो नायका की फाइनली शुरुआत हो चुकी है आईपीओ की और यहां पर आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है। कंपनी का जो इशू साइज है उसके साथ शुरू करते हैं। 5,350 करोड़ का इशू कंपनी लेकर आ रही है, 630 करोड़ का फ्रेश इशू है और 4,722 करोड़ का ओएफएस। प्राइस बैंड है 1,085 से करीब 1,125 रुपए और उस प्राइस बैंड पर जो डिराइव्ड मार्केट कैप आ रही है वो करीब 53,000 करोड़ के ऊपर की आ रही है। अब बिजनेस मॉडल बेहद इंटरेस्टिंग है। देखिए ये है वैल्यूएशन, करंट वैल्यूएशन किस तरह का खड़ा हो रहा है और प्रोमोटर स्टेक 54.2% पर है और प्रोमोटर्स का हिस्सा लार्जली इशू के बाद भी 50% के ऊपर रहेगा। खास बात है कि फाल्गुनी नायर जो बॉस लेडी है नायका की, ये मार्केट से वाकिफ है। इससे पहले ये कोटक महिंद्रा बैंक में काम करती थी और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत दरअसल 2012 में की। लेकिन बिजनेस मॉडल पर अब फोकस करेंगे। फिजिकल स्टोर्स कंपनी के पास 80 हैं। शुरुआत वैसे बिजनेस की हुई थी एकदम ऑनलाइन बिजनेस के तहत और धीरे धीरे करके इन्होंने अपने फिजिकल स्टोर्स 40 सिटीज में लाए हैं। कंपनी की खासियत यह है कि ये फैशन के साथ साथ ब्यूटी सेगमेंट में है और ब्यूटी में आप देखिए नायका कॉस्मेटिक्स है के ब्यूटी जैसे ब्रांड्स हैं और इसके बाद इन्होंने फैशन सेगमेंट में कुछ ब्रांड्स को एक्वायर किया जिसमें पिपा बेला है, 22 ड्रेसेस जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन खास बात है कि कंपनी यहां से आगे किस तरह की ग्रोथ दिखाएगी। जो एक्सक्लूसिव ब्रांड्स है उस पर कंपनी के बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है और बड़े बड़े ब्रांड्स कंपनी के साथ दरअसल एक्सक्लूसिवली हाथ भी मिला चुके हैं। अब बात आंकड़ों की। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, इस शब्द को आप याद कर लीजिए, जीएमवी कहते हैं और हर साल यहां पर हमने देखा है कंपनी ने इजाफा ही दिखाया है। FY21 के रिपोर्टेड नंबर्स में 4,000 करोड़ के ऊपर की जीएमवी कंपनी ने एंजॉय की है। अब आप देखिए रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। FY19 में जहां पर ये 1100 करोड़ की थी, FY22 में कंपनी ने 2,440 करोड़ तक के रेवेन्यूज भी डिलीवर किए हैं। यही नहीं, इनके इंडिविजुअल बिजनेस पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है। हर साल मार्जिन्स लगभग बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कम से कम 2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। FY21 में यह मार्जिन 6.61% पर आकर खड़ा हुआ है, तो ग्रोथ अच्छी है। और खास बात यह है कि नायका इकलौती वो स्टार्टअप है जो अब लिस्ट होगी जो प्रॉफिटेबल है। FY21 में ही कंपनी ने करीब 62 करोड़ का मुनाफा दिखाया है और फैशन बिजनेस में भी हम देख रहे हैं इनका जो जीएमवी है यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। तो ये है नायका का आईपीओ जो बाजार में खुल चुका है और उसको रिस्पांस भी अच्छा खासा मिल रहा है। अब जोड़ लेते हैं कंपनी की फाउंडर को, बॉस लेडी को। हमारे साथ है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी, स्वागत है आपका एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द आईपीओ। इस दिन का इंतजार आई एम श्योर आपको सालों से था। आप 2 सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं, एक है फैशन यानी कि अपैरल बिजनेस और दूसरा है आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसके साथ कंपनी की शुरुआत हुई थी। ये अंदाजा दीजिए इन दोनों बिजनेस कितनी ग्रोथ दिखा रहे हैं और खासतौर से जीएमवी कितनी इंप्रूव हो रही है। I just share with you that the beauty product GMV for the last quarter, हम Q1 of financial year 22 लेंगे, तो beauty product GMV is at $147 million और fashion GMV is at $52 million for the last quarter and the total consolidated GMV is at $199 million. तो ये मिक्स में अभी ऑलमोस्ट फैशन बिजनेस 25% की तरह उसके उतना पहुंच रहा है, अराउंड 22-25%। ओके, तो ग्रोथ डेफिनेटली है, लेकिन एक चीज है कि ये बिजनेस काफी कॉम्पिटिटिव है और लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस में हमने देखा है काफी कुछ हुआ है, कई बड़े ब्रांड्स हैं। तो आपकी यहां से आगे एक एज क्रिएट करने के लिए ग्रोथ की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और आप अपना मोट कैसे क्रिएट करेंगे? हम असॉर्टमेंट पे बहुत फोकस करते हैं। हमें लगता है कि हमें कस्टमर को बेस्ट असॉर्टमेंट देनी चाहिए, हाई क्वालिटी असॉर्टमेंट और what best of what world has to offer, best of Indian companies have to offer। तो हम काफी
असॉर्टमेंट पे फोकस करते हैं। हम कहते हैं हमारी वेबसाइट क्यूरेटेड है, यानी हम कस्टमर के लिए पहले ही क्वालिटी चेक कर लेते हैं एंड वी ओनली अलाउ दोज ब्रांड्स के जो अच्छी क्वालिटी के हो। तो हम क्वालिटी चेक तो पहले ही कर लेते हैं। ब्यूटी में तो हम इन्वेंट्री लेट भी है, तो ऑथेंटिसिटी और जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही हम बेचते हैं। तो हमने अपनी असॉर्टमेंट से काफी वैल्यू ऐड की है कस्टमर्स को। सेकेंडली, हम बिलीव करते हैं प्रीमियमाइजेशन में कि कस्टमर्स वांट द राइट क्वालिटी प्रोडक्ट विथ राइट एफिकेसी एंड राइट क्वालिटी एंड राइट यूज फॉर देम। तो वैसे प्रोडक्ट्स और एजुकेशन के थ्रू हम कस्टमर को दिखाते हैं। हम प्राइस डिस्काउंटिंग लेड ग्रोथ में नहीं बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ प्राइस पे आप पुअर क्वालिटी कपड़े दिखाओगे कस्टमर को, दे विल बी हैप्पियर विद बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द राइट प्राइस। वी आर नॉट सेइंग कस्टमर विल पे मोर, बट दे वुड बाय द राइट क्वालिटी प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस, वेदर इन फैशन और इन ब्यूटी। तो ये सब चीज पे हम काफी एम्फेसिस देते हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि डीप डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला जो बाकी ई कॉमर्स प्लेयर्स अप्लाई करते हैं वो आप अपने बिजनेस में ज्यादातर अप्लाई नहीं करती हैं और असॉर्टमेंट पर फोकस है। अब इस इशू में क्या पैसे लगाने चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि डिटेल्स हम सब जानते हैं, समझ चुके हैं। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं आदित्य कोंडावार जो सीओओ है जेएसटी इन्वेस्टमेंट्स के। आदित्य, नायका इंटरेस्टिंग मॉडल, फाल्गुनी नायर मार्केट को पढ़ चुकी हैं, उसका हिस्सा थी और अब अपनी कंपनी को लिस्ट कराने के लिए यहां पर उतर रही हैं। एंड सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि यहां पर वो लॉस का स्ट्रेस नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। क्या पैसे लगाएंगे? हर्षदा जी नमस्ते एंड आपके दर्शकों को भी नमस्ते। सो यहाँ पे नायका की जो कोर स्ट्रेंथ है वो हमें 3 मैट्रिक्स से मालूम चलती है। नंबर 1 है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। सो यहाँ पे जैसे कि फाल्गुनी जी ने कहा 2 सेगमेंट्स हैं। तो पहले सेगमेंट ब्यूटी में 20% एओवी की बढ़ोतरी आई एंड दूसरा जो है फैशन, वहां पे ऑलमोस्ट 70% की बढ़ोतरी आई। दूसरा जैसे कि आपने कहा ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बहुत अच्छे से बढ़ चुका है। एंड तीसरा, अगर मैं लॉयल कस्टमर्स की बात करूं तो FY21 में जो 70% जो ऑर्डर्स थे एज अ होल 100% का, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर से आए, जो कि 50% से बढ़ के 70% हुआ। सो ये 3 चीजों से हमें ये पता चलता है कि नायका का जो कस्टमर बेस है वो बहुत लॉयल है एंड वो काफी पैसा स्पेंड कर रहा है प्लेटफॉर्म्स पे। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो FY21 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, इन्होंने कैश फ्लोज भी कमाया है एंड फ्री कैश फ्लो भी कमाया है। सो ये सबको नजर में रखते हुए ये इशू काफी अट्रैक्टिव है। ऑफ कोर्स अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो ये इशू काफी एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। ये कंपनी 22 टाइम्स प्राइस टू सेल्स डिमांड कर रही है, बट अगर मैं इनके टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात करूं तो FY25 में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो है 6 लाख करोड़ एंड FY21 में नायका का रेवेन्यू था 2,500 करोड़। तो ये 2 आंकड़ों से हमें ये पता चलता है कि नायका ने अभी तक सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया है, क्योंकि अगर आप 4% भी वो मार्केट में कैप्चर कर लेंगे तो आपका रेवेन्यू हो जाएगा 10,000 करोड़। तो हमारा ये इशू पे सब्सक्राइब रहेगा, बट इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये वैल्यूएशन जो है वो काफी फ्रॉडी है, थोड़े एक्सपेंसिव है। सो हो सकता है कि आगे जाके बिजनेस परफॉर्म करे बट स्टॉक परफॉर्म ना करे। सो इस चीज को काइंडली ध्यान में रखें एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या ये एक लॉन्ग टर्म वाला प्ले है? डेफिनेटली हर्षदा जी। ओके, तो ये एक लॉन्ग टर्म वाला प्ले है। वैल्यूएशंस थोड़े से आप कह रहे हैं महंगे, लेकिन देखिए आज के लिए नए बिजनेसेस में वैल्यूएशन सबको महंगे लग रहे हैं और इसे आप रेगुलर बिजनेसेस के चश्मे से नहीं देख सकते, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं पीबी फिनटेक, यानी कि वो कंपनी जिसे आप जानते हैं पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार के नाम से, और इसका आईपीओ दरअसल 1 नवंबर को खुलने वाला है। याद रखिएगा 3 नवंबर तक दरअसल ये जारी रहेगा। फटाफट मैं आपको बता दूं इसके पैरामीटर्स क्या हैं, कंपनी कितना रेस कर रही है। तकरीबन 5,700 करोड़ उठाने का प्लान है कंपनी का, जिसमें से फ्रेश इशू 3,750 करोड़ का रहेगा। यशीष, कांग्रेचुलेशंस आपको भी। बिजनेस मॉडल आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक चीज आपने कर दिखाई है, लोग चक्कर काटते रहते हैं पॉलिसी बेचने के लिए, लेकिन आप मिनटों में झटपट ऑनलाइन ये कर रहे हैं। क्या आपके बिजनेस मॉडल के जरिए पॉलिसी बेचना आसान हो गया है? ये काफी मुश्किल काम है, क्योंकि आराम से कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेने आते नहीं है। ज्यादातर इसमें मॉडल क्या होता है, आपको जाना पड़ता है, कि समझाना पड़ता है कि भाई आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, और ये काफी मुश्किल काम होता है। बट कस्टमर खुद आ जाते हैं, और जब वो आते हैं तो हम उन्हें काफी ऑप्शंस दिखाते हैं, काफी रिसर्च करने का मौका देते हैं
ताकि वो सारे प्रोडक्ट्स को समझ सकें, उसके हर पहलू को समझ सकें कि भाई इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और उसके बाद शांति से अपना डिसीजन बना के पॉलिसी खरीद सकें। हम एक ब्रोकर है, ब्रोकर को रेगुलेटर के हिसाब से कुछ पैसे कमाने की मोहलत है और उस वजह से हम पैसा कमाते हैं। सेम मॉडल हमारा चलता है लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स में। वहां पर हम एक क्रेडिट स्कोर प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें लोग आके क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं और उस क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे, जो डेटा के बेसिस पे हम रिकमेंडेशन करते हैं कि भाई आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड ठीक रहेगा या आपके लिए ये लोन ठीक रहेगा। उसमें से कस्टमर जो लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं उस पर हमें एक फीस मिलती है। तो बेसिकली आपने क्या किया है, आपने पॉलिसी बेचने का कारोबार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर गए, वहां पर लोग आसानी से कंपेयर कर पा रहे हैं और वो डिसीजन फास्ट हो रहा है। पैसा बाजार में, जैसे आपने कहा, लेंडिंग के कारोबार में है, तो इवेंचुअली आप ये दोनों चीजें, इंश्योरेंस और लेंडिंग, एक अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पर ही कर रहे हैं। कितने बिजनेसेस ये सिमिलर हैं और क्या आपको किसी तरह के क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके पैसा बाजार का कस्टमर फिर पॉलिसी बाजार का कस्टमर में भी कन्वर्ट हो सकता है एंड वाइस वर्सा? पैसा बाजार और पॉलिसी बाजार को थोड़ा सा कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि पॉलिसी बाजार 13 साल पहले शुरू हुआ था, पैसा बाजार 5-7 साल पहले शुरू हुआ था। वो एक यंगर बिजनेस है और बिजनेस मॉडल भी अलग है। लोग लोन चाहते हैं, लोग इंश्योरेंस ज्यादातर नहीं चाहते हैं। तो पैसा बाजार के पास ऑलमोस्ट डबल ट्रैफिक आता है पॉलिसी बाजार से, क्योंकि भाई इंश्योरेंस कस्टमर बहुत मुश्किल से आते हैं। अब जहां तक क्रॉस सेलिंग का सवाल है, पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार एक रेगुलेटेड एंटिटी है, तो पॉलिसी बाजार को परमिशन नहीं है कि इंश्योरेंस के सिवाय कोई भी और प्रोडक्ट बेचे। तो पॉलिसी बाजार के डेटा पे कोई क्रॉस सेलिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ही नहीं होता है और पिछले 11 साल से नहीं हुआ है। पहले 2 साल में होता था, पहले 2-4 साल में होता था, उसके बाद पिछले 11 साल से कभी नहीं हुआ है। यहां से फिर ग्रोथ आप कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि आपने जैसे खुद कहा कि ये बिजनेस आसान नहीं है, स्पेशली पॉलिसीज बेचना, तो क्या एक्विजिशंस पर आपकी नजरें रहेंगी? क्या वहां पर आपको आसान ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है? अगर हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां पे हमें एक एग्जीक्यूशन वाली कंपनी मिल जाती है जो कि कुछ हमसे हल्का सा डिफरेंट कर रही है, लेकिन वो मिलके हमारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करती है, तो हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। अगर कोई ऐसा बिजनेस मिलता है जो लगता है हमारे बिजनेस को सिर्फ बढ़ा ही नहीं सकता बट कॉम्प्लीमेंटरी है, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको कि भाई जो बोलते हैं ना कि मतलब 1 और 1 11, तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम जरूर एक्विजिशन का सोचेंगे। ओके, तो एक्विजिशंस का को ढूंढेंगे, लेकिन वो अग्रेसिव स्ट्रैटेजी नहीं होगी बिजनेस में ग्रोथ आगे अचीव करने के लिए। तो कमिंग बैक टू यू आदित्य, 940 से 980 का ये दरअसल है प्राइस बैंड। हमने देखा कंपनी जो भी पैसा उठाएगी वो लार्जली अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाएगी और थोड़ा एग्जिट दे रहे हैं। क्या इधर पैसे बनने के चांसेस हैं? क्या पॉलिसी बाजार में पैसा लगाएं? सो हर्षदा जी, पॉलिसी बाजार में कैसा है कि इनके 2 मेन प्लेटफॉर्म है। नंबर 1 पॉलिसी बाजार, जहां पे इनकी डिजिटल ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स में 65% मार्केट शेयर है। पैसा बाजार साइड में इनकी मार्केट शेयर है 54% ऑन द कंज्यूमर लेंडिंग साइड। अभी यहाँ पे जो हमारी रेगुलेटर है इंश्योरेंस की, IRDA, उन्होंने ये बोला है कि जो ऑनलाइन प्लेयर्स है उनका मार्केट शेयर इन द ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज वेरी लेस, मतलब बहुत ही कम है। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो ऑनलाइन प्लेयर्स का मार्केट शेयर सिर्फ 0.27% है एंड हेल्थ इंश्योरेंस में ये मार्केट शेयर 1% है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि पॉलिसी बाजार जैसे वेब एग्रीगेटर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आगे जाके। अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इनका टॉप लाइन बहुत अच्छे से बढ़ा है, एक सर्टेन एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी दिख के आई है इनके इबिटा और नेट लॉस में जो रिड्यूस हुआ है। सो यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी से मेरा मतलब ये है कि छोटा चेंज आता है रेवेन्यू में तो बड़ा चेंज आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रिडक्शन में। अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो कंपनी 44 टाइम्स प्राइस टू सेल्स डिमांड कर रही है एज पर FY22 एनुअलाइज्ड सेल्स, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव दिख रहा है। हमने अभी बात की पॉजिटिव्स के बारे में, आइए अभी थोड़े नेगेटिव्स या कंसर्न्स जानते हैं कंपनी के बारे में।
सो कैसा है कि इनके जो इंश्योरर पार्टनर्स है पॉलिसी बाजार के साथ वो 51 से रिड्यूस होकर 48 हो चुके हैं। एंड दिस ईयर दो मेजर इंश्योरेंस कंपनीज ने लॉग आउट किया है पॉलिसी बाजार से, जो कि है HDFC अर्गो एंड ICICI लोम्बार्ड। सिर्फ यही नहीं, आप देखेंगे तो बड़े इंश्योरर प्लेयर्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं LIC की बात करूं तो अभी भी 70% जो उनकी सेल्स है, जो इंश्योरेंस बेचे जाते हैं LIC के थ्रू, वो एजेंट्स के थ्रू बेचे जाते हैं। एंड अगर मैं प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करूं तो उनका मेन चैनल ऑफ सेल्स होता है बैंक अश्योरेंस, मतलब वो अपने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू बेचते हैं। जी हाँ। सो ये सबसे ये नजर आता है कि ये सारी जो इंश्योरेंस है वो काफी गड़बड़ में नहीं है अपना ऑनलाइन चैनल बनाने के लिए। लेकिन शायद वहीं पर पॉलिसी बाजार को एज मिल रहा है क्योंकि वो आसानी से पॉलिसीज बेचते हैं। आपकी राय क्या है, पैसे लगाएं कि नहीं, सब्सक्राइब करें या फिर अवॉइड करें? हर्षदा जी, इसमें हमारा वेट एंड वॉच रहेगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि इंश्योरर टाइप्स कैसे पैन आउट करते हैं। यहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस जो खुद का टेक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो कैसे स्केल अप करते हैं इसे, क्योंकि हमें एक चीज लिस्टिंग के बाद आप सोचेंगे। हाँ, हम सोचेंगे। ओके, तो लिस्ट होने दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, मौका मिलेगा लिस्टिंग के बाद इस बिजनेस में पैसा लगाने का। तो ये है राय पॉलिसी बाजार पर, नायका पर क्लियर राय सब्सक्राइब की। चलिए लेंगे एक ब्रेक, लेकिन पेटीएम का IPO और पेटीएम पर फोकस सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि ये दरअसल एक मेगा साइज्ड इशू है। 18,300 करोड़ कंपनी दरअसल रेस करने वाली है। 8 नवंबर को इशू खुलेगा, याद रखिएगा। 10,000 करोड़ का OFS, 8,300 करोड़ का फ्रेश इशू होगा ये। और प्राइसिंग भी इंटरेस्टिंग है, 2,000 के ऊपर की प्राइसिंग निकल कर आई है। और मेरे साथ है द मैन ऑफ द मोमेंट विजय शेखर शर्मा। विजय, इनफैक्ट आपके IPO का काफी समय से इंतजार रहा है और आपका DRH भी मैंने पढ़ा, उसमें आप स्पेसिफिकली कहते हैं अगले कुछ सालों तक लॉस जो है वो कंटिन्यू करेगा। अब रिटेल निवेशक को सबसे ज्यादा चिंता है वो लॉस शब्द की ही होती है, ये एक वरी फैक्टर होता है छोटे निवेशकों के लिए। क्या कोई विजिबिलिटी है कि ये लॉस कब तक कम होगा? DRHP में हमें कोई भी रिस्क फैक्टर एम्पलीफाई करके क्लियरली डिसाइड करते हुए लिखना चाहिए, जो कि हमने पूरी तरह से किया है। और ऐसी कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट कि हम इतने दिन में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, हम नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि क्या पता फ्यूचर में क्या एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम इस बात के लिए मोर एंड मोर श्योर हैं, अगर आप हमारा पैटर्न देखेंगे कि हम कस्टमर एक्विजिशन हमारा बेटर होता जा रहा है, हमारा मोनेटाइजेशन बेटर होता जा रहा है, हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेटर होता जा रहा है। तो हम ये नंबर जो हमारा पास्ट का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि हम एक बेटर कंपनी है देन लास्ट ईयर एंड मच बेटर कंपनी है देन पिछले 2 साल के बाद एंड मच सुपीरियर कंपनी होंगे अगले 1 साल और 2 साल। तो मैं ये बोल सकता हूं। तो उसी बात को फिर आगे बढ़ाते हुए क्या आप कुछ मीट्रिक शेयर कर पाएंगे कि पहले जब आप पैसा खर्च करते थे कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, वो इस समय कितना कम हुआ है और क्या इस समय आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मोनेटाइज कर पा रहे हैं? 2 साल पहले हम $470 मिलियन के करीब खर्चा करते थे अपना मार्केटिंग, कस्टमर एक्विजिशन और कैशबैक, ये सारे जो प्रमोशन एक्टिविटी कही जाती है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये खर्चा कम होकर $70 मिलियन पे आ गया। अर्षदा, और सबसे बढ़िया बात क्या है कि हमारे हाईएस्ट एवर कस्टमर बेस है, हाईएस्ट एवर मर्चेंट बेस है। तो हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जिसे कहते हैं कि एक नया ग्राहक लाने के लिए, एक नया मर्चेंट लाने के लिए क्या हमारे पास पैसे ज्यादा लग रहे हैं या कम लग रहे हैं? आंसर है कम लग रहे हैं। नंबर 2, हमारा जो अगला वाला ग्राहक आ रहा है क्या हम उससे ज्यादा पैसे बना पा रहे हैं या कम पैसे बना पा रहे हैं? आंसर है इसके हमारी मोनेटाइजेशन कैपेबिलिटी बढ़ गई है। ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हमें अपने बिजनेस में अब नंबर ऑफ कस्टमर्स और नंबर ऑफ मर्चेंट इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। साथ में ही उनकी मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी मोर एंड मोर मैच्योर हो गई हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे क्रेडिट, जैसे इंश्योरेंस और जैसे बैंक अकाउंट जैसी सुविधाएं अब एक तरह से मैच्योरली उनको हम ऑफर करवा पा रहे हैं, जिससे हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है। तो कॉस्ट कम हो गई है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ गया है, परसेंटेज में और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों में। ओके, तो होपफुली फिर ये नंबर्स और बेहतर होंगे और फिर प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। हालांकि उस पर क्लियरली विजय कोई गाइडेंस नहीं देना चाहते हैं क्योंकि रेगुलेशन वो कहता है। आदित्य, कमिंग बैक टू यू। अच्छा, लॉस कम हुआ है वो एक अच्छी चीज है और ये एक ब्रांड है जो बच्चा जानता है, तो इसमें पैसे लगाने की इच्छा तो सबकी होगी, लेकिन क्या पैसे बनेंगे? सो मेरे लिए ये एक अवार्ड रहेगा। उसके 2 मेन रीजन है। पहला कि ये बिजनेस बहुत सारे बिजनेसेस में है एंड दूसरा जो भी ये बिजनेसेस में है वहां पे एक मेजर कंपटीशन ये फेस करता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरटेक में इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकिंग में ज़ीरोधा, वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत सारी कंपनीज है, अगेन वॉलेट्स में मोबीक्विक, बाय नाउ पे लेटर में बैंक्स एंड एनबीएफसीज।
सो ये सबको ध्यान में रखते हुए मेरा व्यू ये रहेगा कि आप उस सेगमेंट के लीडर को पकड़िए, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो आदित्य कह रहे हैं कि पेटीएम को अवॉइड कीजिए लेकिन नायका को सब्सक्राइब कीजिए और पॉलिसी बाजार में पैसा लगाएंगे लिस्टिंग होने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे लिए समय निकालने के लिए।